चमन चाट वाला। मंगापुर नाम के एक गांव में चमन नाम का आदमी रहता था। उसे रुपए पैसों से बहुत ज्यादा लगाव था, पर बेचारा ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं था, तो उसका पिताजी का दिया हुआ चाट का ठेला वो चलाता था और गुजारा किया करता था। उसका एक बचपन का दोस्त था जिसका नाम था श्रीमान। श्रीमान काफी पढ़ा लिखा था और शहर में बढ़िया नौकरी करता था। वो दोनों हर रोज मिलते थे और दिन भर की बातें किया करते थे। एक दिन अपने स्कूटर पे श्रीमान चमन के ठेले के पास आया तो इतने में उसे एक फोन कॉल आया। श्रीमान ने फोन उठाया और पूछा, हेलो, कौन है? दूसरी ओर से आवाज आई, हेलो सर, गुड इवनिंग, हम जैम बैंक से बोल रहे हैं। आपका अकाउंट तो हमारे बैंक के साथ है ना? आपके अकाउंट को 10 लाख का लकी लॉटरी लगा है। अगर आपके अकाउंट डिटेल्स बताओगे तो 10 लाख रुपए आपके अकाउंट में हम जमा कर देंगे। श्रीमान ने कहा, मुझे 10 लाख का लॉटरी मिला है और पैसे मेरे अकाउंट में जमा करोगे? एक काम कीजिए, मुझे उन पैसों की जरूरत नहीं है, सारे पैसे आप ही रख लीजिए। ये कहकर उसने फोन काट दिया। चमन ये सब दिलचस्पी से देख रहा था। उसने कहा, 10 लाख का लॉटरी लगा है, मना कर रहा है? अरे पगला गया है क्या? श्रीमान ने कहा, अरे हमने टिकटवा ही नहीं खरीदा तो लॉटरी कहां से लग गया? अरे सब चोरी चकारी है, इस बीच में ऐसा बहुत चल रहा है। अरे तुमको भी ऐसा कोई फोन आए ना तो अपना खाते के बारे में कुछ मत बताना। ये कहकर वो अपना स्कूटर चलाकर वहां से चला गया। चमन ने सोचा, वारे श्रीमान, तुम सोचत हो कि हमका बुद्धि नहीं है? अरे 10 लाख रुपए तुमका छोड़ने वाले हो, घर पहुंचकर सबके आड़े में तुम बैंक वाले को वापस फोनवा लगाओगे। अरे तुम्हारे बारे में हम बचपन से ही जानत है। अरे ऐसा नहीं किया तो जमी जायदाद क्या फोकट में आ गया? हम सब जानत है। एक दिन चमन अपने ठेले के पास काम कर रहा था, उसका फोन बजा। चमन ने फोन उठा के कहा, हेलो। दूसरी तरफ से आवाज आई, गुड इवनिंग सर, हम चमचम बैंक से बोल रहे हैं। आपका अकाउंट इज इन आवर बैंक, राइट? कंग्रेचुलेशन सर, 1 लाख अकाउंट होल्डर्स के अंदर आप बहुत लकी है। आपको 1 करोड़ रुपए का यूरोपियन लॉटरी लगा है। आपका अकाउंट का जानकारी देंगे तो पैसा ट्रांसफर का प्रोसेस शुरू करेंगे। उसके बातें सुनकर चमन फूले न समाया। अरे हमरा खाता तो तुम्हारा ही बैंक में है, नंबर बोला था, नोट कर लो, 1 2 3 फिर 9 9 9 5 7 6 3 0 0। थैंक यू सर। उधर से आवाज आई, मुझे आपका अकाउंट एक बार चेक करना पड़ेगा, प्लीज गिव मी सम टाइम। आपके फोन काटने के बाद आपके पास एक ओटीपी नंबर आएगा। जब मैं फिर से फोन करूं वो नंबर मुझे बताइएगा। इसके बाद आपके अकाउंट में 1 करोड़ रुपए आ जाएंगे। ये कहकर उसने फोन काट दिया। चमन ने सोचा, अरे वाह रे, भाग खुल गए हमरा। अरे 1 करोड़ रुपए मिल गए ना तो सबसे पहले हम ये ठेले से छुटकारा ले लेंगे, पर ये बात हम कोनो को बतावत नहीं। इतने में उसके फोन पर एक मैसेज आया। चमन ने मैसेज देखा। इसके बाद फिर से फोन बजा। चमन ने फोन उठाया और कहा, हेलो। दूसरी तरफ से, हेलो चमन सर, कंग्रेचुलेशंस, आपके पास जो नंबर आया है हमें बताइए, आपके अकाउंट में पैसे भेजने हैं। चमन ने कहा, 003 769। साहब, आप सच में कितने अच्छे आदमी हो। आपको मौका मिल जाए तो आ जाइए, हम जो चाट बनाते हैं ना बहुत फेमस है। अरे आपको तो हम बड़ा सा पार्टी ही दे डालेंगे। उस व्यक्ति ने कहा, श्योर सर, आई विल कम, और फिर उसने फोन काट दी। चमन बहुत आशा लेकर बार बार फोन की तरफ देख रहा था कि कब उसके खाते में 1 करोड़ रुपए जमा होंगे। इतने में उसके फोन पर एक और मैसेज आया। उसे देखकर चमन सुन्न हो गया। उसने सोचा, अरे ये क्या, हमारा अकाउंट से 42,000 रुपए गायब कैसे हो गए? अरे बैलेंस वह 0 कैसे दिखा रहा है? इतने में श्रीमान स्कूटर पर उस तरफ आ रहा था। चमन ने श्रीमान को सारी बात बताई। श्रीमान ने कहा, अरे देखा तुमने, जो ठग होता है ना उसको तुम जैसे बुड़बक चाहिए होता है। तुम्हारा लालच पर तो कंट्रोल है ही नहीं। उसे तो मौका मिल गया और तुम्हारा पैसा निकाल लिया। अब क्या करोगे? चला पुलिस स्टेशन, कंप्लेंटवा लिखवा के पड़ी। तो याद रखो बच्चों, फोन पर हो चाहे आमने सामने हो, हमारे खाते के बारे में कोई भी चीज किसी को मत बताना। कोई भी डिटेल्स बताने से पहले अच्छी तरह सोच लेना। लोग लालच दिखाकर ठग लेते हैं। पप्पू राजा। कई साल पहले एक गांव में राजा नाम का एक बच्चा रहता था। बचपन में ही उसके माँ बाप गुजर गए थे, तो उसके दूर के रिश्तेदार गोपाल ने उसे पाला पोसा। पढ़ाई में उसका मन नहीं था, वो घर का काम करता रहता था। वो थोड़ा मंदबुद्धि भी था, इसलिए हर कोई उसे ए पप्पो पप्पो पप्पुराजा करके चिढ़ाया करते थे। लोगों की बातें सुनकर राजा बहुत दुखी हुआ करता था। एक दिन गोपाल की बीवी सुमति ने कहा,
सुन राजा, बाजार जाकर 50 एप्पल ले आना, रसीद लाना मत भूलना। राजा ने दुकान से एप्पल्स खरीदे, फिर रसीद को टोकरी में डालकर वो घर की ओर निकल पड़ा। कुछ दूर चलने के बाद तो वो एक जगह रुका, फिर उसने एक एप्पल खाई और घर की तरफ निकल पड़ा। घर पहुंचने के बाद सुमति ने टोकरी में रखे एप्पल्स गिने। क्यों रे राजा, एक फल कम है, तूने खाया क्या? हाँ मौसी, मैंने एक फल खाया, पर तुम्हें कैसे पता चला मैंने एक फल खाया? रसीद दिखाते हुए सुमति ने कहा। अरे बुद्धू लड़के, ये रसीद बता रही है ना, मैं क्या इतनी भी नहीं समझती? आगे से बिना बताए नहीं खाना। कुछ दिन बाद आमों की टोकरी लेकर वो दुकान से घर की तरफ निकला। रास्ते में उसे बहुत भूख लगा। उसने आम की टोकरी नीचे उतारी और रसीद को हाथ में लेकर सोचा, मैं तो 2 आम खाना चाहता हूँ, पर इस रसीद ने देख लिया तो मैं मुश्किल में पड़ जाऊंगा, इससे छिपके खाना पड़ेगा। फिर उसने उस रसीद को एक पत्थर के नीचे छुपा दिया। उसने 2 आम खा लिए। उसके बाद पत्थर उठाकर रसीद को बाहर निकाला। घर पहुंचने पर सुमति ने कहा, क्यों रे, फिर से बिना बताए 2 फल खा लिए? तू पूछ के क्यों नहीं खाता? राजा ने कहा, हाँ मौसी, बहुत भूख लगा था, खा लिया। वैसे मैंने रसीद को छिपा के खाया था, फिर से उसे पता कैसे चला मौसी? सुमति ने कहा, हाय राम, तू आगे से बाजार के काम मत कर, घर के काम देखा कर। इस बीच एक बिल्ली रोज आ रही है, आज से तू मुर्गियों की रखवाली किया कर, जा। उस दिन रात उसने दोनों मुर्गियों को एक रस्सी से अपने खटिया से बांधा और खर्राटे लेके सो गया। सुबह उठकर देखा तो रस्सियां वैसे की वैसी थी, पर मुर्गियां गायब थी। ये देखकर सुमति ने, हे भगवान, इसका मैं क्या करूं? अरे मुर्गियों को तू बांध के रखेगा तो बिल्ली क्या उन्हें छोड़ देगी? सुनो जी, मुझसे और बर्दाश्त नहीं होगा, इसे घर से बाहर कीजिए आप। गोपाल ने कहा, अरे हमारे सिवा उसका और है भी कौन, थोड़ा धीरज धरो सुमति। एक दिन गोपाल और उसका बेटा लड़की देखने निकल पड़े। बैलगाड़ी के पास उन्होंने राजा से कहा, सुन राजा, पूरी रात सफर करने के बाद हम उस गांव तक पहुंचेंगे। तू गाड़ी के पीछे पीछे चलते हुए आना। गाड़ी में बहुत सारे सामान रखे हैं, कोई भी चीज नीचे गिर जाए उसे उठाकर गाड़ी में डाल देना, भूलना नहीं, समझ गया? फिर वो गाड़ी में बैठ के जाने लगे और राजा गाड़ी के पीछे पीछे चलने लगा। जब गाड़ी में बैठे लोग सो रहे थे, एक बैल ने चलते चलते गोबर कर दिया। राजा तुरंत गोबर उठा लिया और गाड़ी में डाल दिया, और इसके बाद जितनी बार बैल ने गोबर किया, राजा गोबर उठाया और गाड़ी में डालने लगा। गाड़ी में बैठे लोग गोबर गोबर हो गए। सुबह गोपाल ने कहा, छिछी, इस जिंदगी में इसका दिमाग काम नहीं करेगा, फूटे कर्म हमारे। चलो किसी नदी में नहा धो के कपड़े बदलकर उनके घर चलते हैं। इसके बाद गोपाल का बेटे का शादी हो गया। एक दिन सुमति ने राजा से कहा, सुन राजा, कल शहर का काम निपटा कर वापसी के रास्ते में एक बार बहू के घर तक जाना, पता करना वो ठीक तो है। 3 ही बात करके वापस आ जाना, उससे आगे ज्यादा बड़बड़ मत करना, समझा मेरी बात? काम खत्म करके राजा बहू के मायके जा पहुंचा। एक रिश्तेदार ने पूछा, बेटा घर में सब ठीक तो है? राजा ने कहा, हाँ ठीक है। एक औरत ने पूछा, दामाजी का धंधा अच्छा चल रहा है ना? राजा ने कहा, हाँ ठीक चल रहा है। एक और रिश्तेदार ने पूछा, गोपाल और सुमति ठीक तो है? राजा ने कहा, हाँ वो दोनों ठीक है। एक औरत ने पूछा, हमारी बेटी वहाँ खुश तो है ना? बोलो बाबू। राजा को याद आया कि 3 ही बातें बोलने थे। वो मौन धारण करके बैठ गया। एक आदमी ने पूछा, अरे भाई कुछ बोलते क्यों नहीं? कहीं हमारे बिटिया के साथ मारपीट तो नहीं करता है? पर राजा चुपचाप बैठा रहा। एक औरत ने कहा, हे भगवान, मैं तो पहले ही जानती थी कि ये लोग पैसों के लालच में ही ब्याह कर रहे थे। एक और औरत ने कहा, हाँ हाँ सही कहा, तुम लोगों ने हमारी बेटी को कुछ किया तो नहीं? कुछ बोल बाबू, कहीं हमारी बेटी को मार तो नहीं डाला? राजा फिर भी मौन धारण करके बैठा रहा। सारे लोगों ने रोना शुरू कर दिया। हे भगवान, तुम्हारा क्या बिगाड़ा था हमारा? सबने मिलकर उसे मार डाला, बर्बाद
सत्यानाश हो जाए, तुम्हारा सत्यानाश हो जाए। सारी औरतें जोर जोर से रोने लगी। इसके बाद गोपाल को किसी और से खबर लगा तो बेचारा उनके घर गया और सारी बातें उनको समझा के आया। गोपाल की बातें सुनकर वो थोड़ा खुश हुए। फिर गोपाल ने राजा से कहा, देख राजा, तुझे घर से निकाल देना अधर्म होगा, पर आगे से थोड़ा तो अपना दिमाग का इस्तेमाल किया कर। तो बच्चों, कुछ लोग बुद्धिमान होते हैं और कुछ बेचारे मंद बुद्धि, पर इस तरह के लोगों को देखकर खिल्ली उड़ाना गलत बात है। समझ गए? जादुई बकरी। रायदुर्गम नाम के एक गांव में शंभू नाम का एक बच्चा रहता था। बेचारा अनाथ था, तो उस गांव के मंदिर में वो रहता था। अपना भूख मिटाने के लिए वो मंदिर का प्रसाद खाया करता था। गांव वाले उसे मंदिर में देखकर सोचते थे, पता नहीं इस बेचारे का क्या होगा। वो बोला करते थे, पर जब वो उसे रुपया देना चाहते थे, वो इनकार कर देता था। मुझे पैसे नहीं चाहिए, कोई काम हो तो दिला दीजिए। उसकी ऐसी विचार देखकर सब खुश होते थे और उसे आशीर्वाद दिया करते थे। एक दिन चंद्रिका नाम की एक छोटी सी बच्ची अपने माँ बाप के साथ मंदिर आई। उसके हाथ में एक खिलौना था। शंभू उस खिलौने को घूरे जा रहा था। बच्ची ने उसकी मन की बात समझी, उसके पास आई और उसे खिलौना देते हुए बोली, ये लो, खेलो। शंभू खुश होकर खिलौना लेने ही वाला था, वो रुक गया। नहीं नहीं, मैं कोई भी चीज ऐसे ही नहीं लेता, उसने कहा। उस बच्ची ने थोड़ी देर सोची। ठीक है, मैं तुम्हें एक काम बताती हूँ, अगर तुम वो कर लो तो मैं ये खिलौना तुम्हें दे दूंगी। शंभू खुश होकर बोला, ठीक है, क्या काम करना है, जल्दी बताओ। बच्ची ने कहा, आज हमारे इंग्लिश मास्टर ने एक टंग ट्विस्टर दिया है, उसे जल्दी जल्दी 10 बार बोलना पड़ेगा। हमारी कक्षा में कोई नहीं बोल पाया, अगर तुम बोल लोगे तो ये खिलौना तुम्हारा होगा। शंभू ने कहा, टंग ट्विस्टर है, चलो बताओ, मैं कोशिश करके देखता हूँ। बच्ची ने कहा, शी सेल्स सी शेल्स ऑन द सी शोर। इसका मतलब है, शी मतलब लड़की, सेल्स मतलब बेचती है, सी शेल्स माने शंख होते हैं। ऑन द सी शोर माने समंदर के किनारे, वो समंदर के किनारे शंख बेचती है। चलो एक बार कोशिश करो। फिर शंभू ने कहा, सी सेल्स शी शेल्स। वो कह रहा था, बच्ची ने उसे रोका। सी शेल्स नहीं बाबा, शी सेल्स। शी शेल्स सी शेल्स ऑन द सी शोर। तो बच्ची ने कहा, सी शेल्स नहीं बाबा, शी सेल्स। इस बार शंभू शी सेल्स सी शेल्स ऑन द सी शोर, उसने आहिस्ते से बोला। तो बच्ची ने कहा, इतने आहिस्ते से तो कोई भी बोल लेगा, जल्दी जल्दी बोलो। इस तरह 10 बार जल्दी जल्दी बोलना है। ये आसान नहीं है, मैं जानती हूँ, अच्छे से प्रैक्टिस करो। अगले शुक्रवार मैं फिर मंदिर आऊंगी, तब तक तुम जरूर बोल लोगे। कहकर वो चली गई। शंभू गांव के रास्ते चलते हुए जा रहा था और She sells seashells on the seashore. She sells seashells on the seashore. She sells seashells on the seashore. वो बड़बड़ाते हुए जा रहा था। इस तरह बड़बड़ाते हुए वो गांव का सीमा रेखा पार कर गया। उस गांव के सीमा रेखा पर एक पेड़ पे 2 राक्षस रहा करते थे। देखने में उनका आकार भीभत्स था, पर वो बहुत डरपोक थे। इसलिए उन दोनों को राक्षसों के जात से ही निकाल दिया था। दोनों को रहने का कोई जगह नहीं था, तो उस पेड़ पर आके रहने लगे। शंभू उस पेड़ के नीचे पहुंचा और She sells seashells on the seashore. She sells seashells on the seashore. She sells seashells on the seashore. वो बोले ही जा रहा था। तो राक्षसी ने कहा, ये कौन सी भाषा है जी, कभी सुना नहीं, वो भी बार बार बोल रहा है। तब राक्षस ने जवाब दिया, ये बच्चा मंदिर में रहता है, जरूर हम दोनों को काबू में करने के लिए कोई मंत्र पढ़ रहा है। आज हम दोनों का छुट्टी होना ही है। राक्षसी ने कहा, बाप रे, अब क्या करे बताइए। राक्षस ने कहा, चल जाके हम उसके पैर पड़ते हैं। फिर दोनों पेड़ पे से शंभू के सामने आ कूदे। उन्हें देखकर शंभू डर गया। वो पीछे मुड़कर भागने ही वाला था, इतने में राक्षस ने कहा, देखो बेटा, हमें बंदी मत बनाना, ये मंत्र पढ़ना बंद कर दो। वैसे भी हम दोनों को रहने का ठिकाना नहीं है, इस पेड़ पे रह रहे हैं। शंभू ने मन ही मन सोचा, ये दोनों तो मुझे देख के डर रहे हैं, यानी कि अंग्रेजी भाषा को इन्होंने मंत्र समझ लिया। चलो कुछ देर मैं इनका खबर लेता हूँ। शंभू ने कहा, एक बार ये मंत्र पढ़ने के बाद उसे वापस लेना मुमकिन नहीं है, पर तुम दोनों को देख के मुझे दया आ रही है। चलो ठीक है, मैं एक रास्ता बताता हूँ।
तुम दोनों भी अगर इस मंत्र को पढ़ोगे तो उसकी शक्ति कम हो जाएगी और तुम्हें कोई नुकसान नहीं होगा। राक्षसी ने खुश होते हुए सोचा। चलो अच्छा हुआ, कोई रास्ता तो निकला। चलो बेटा जल्दी वो मंत्र बताओ। शंभू ने कहा, ध्यान से सुनो। शी सेल्स सी शेल्स ऑन द सी शोर। इस मंत्र को तेजी से 10 बार बोलना पड़ेगा, उसने कहा। तब राक्षसी ने शी शम 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 शम। तो राक्षस ने कहा, तू रहने दे, मैं बोल के बताता हूं। शीशोश शीशेश शीशो शीशु अच्छी ची 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 ची। शंभू हंसते हुए बोला, हाँ कोशिश करो, तुम्हें 1 घंटे का वक्त देता हूं। तो राक्षस पति पत्नी ने मिलकर 1 घंटे तक कोशिश। शीशम शम 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 शीशम शम 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 शीशम। आखिर उनसे हो नहीं पाया तो उन्होंने शंभू को नमस्कार किया और, बेटा हमसे तो नहीं होगा, इस मंत्र को हम जिंदगी भर नहीं बोल पाएंगे, पर तुम्हें एक बकरी दे देंगे, वो लेकर हमें छोड़ दो। शंभू भी उन्हें सबक सिखाते सिखाते थक गया था, इसलिए ठीक है, मैं समझ गया, तुमसे वो मंत्र पढ़ा नहीं जाएगा, चलो वो बकरी ही दे दो, मैं पाल लूंगा उसे। राक्षस ने हवा में से एक बकरी को हाजिर किया और शंभू को दे दिया। उस दिन रात मंदिर में शंभू ने बकरी को घास खिलाया और उसके सर पे हाथ फेरा। हाथ फेरते ही बकरी ने अपने पीछे से एक स्वर्ण मुद्रा गिरा दिया। शंभू आश्चर्यचकित हो गया। फिर उसने 2 बार हाथ फिराया तो बकरी ने 2 स्वर्ण मुद्राएं गिराई। शंभू ने 10 बार उसके सर पे हाथ फेरा तो बकरी ने 10 स्वर्ण मुद्राएं गिराई। शंभू एकदम हक्का बक्का हो गया। फिर उसने स्वर्ण मुद्राएं उठाई और मंदिर के पीछे एक जगह पर उन्हें छुपा दिया। दूसरे दिन सुबह शंभू बकरी और स्वर्ण मुद्राएं लेके उस पेड़ के पास जा रहा था ताकि उन्हें लौटा दें, पर उसे वो 2 राक्षस दिखे ही नहीं। तब शंभू ने सोचा कि ये बकरी तो भगवान का देन है। फिर उन पैसों से वो स्कूल में भर्ती हो गया। जितनी उसकी उम्र बढ़ती गई वो उतना पढ़ाई करता गया। कुछ पैसे गरीबों में बांट भी देता था। जब भी आसपास के गांव में सूखा पड़ता वो बकरी के सर पे हाथ फेरता, फिर स्वर्ण मुद्राएं लेकर उन गांव वालों में वो बांट देता था। फिर उसने जिस लड़की ने उसकी जिंदगी बदली थी उस चंद्रिका से शादी भी कर ली। तो बच्चों, कितने भी मुश्किल में हो, कितने भी बुरे दिन हो, अच्छे विचार और बुद्धिमत्ता हो तो जिंदगी में कभी ना कभी कोई ना कोई दिन मैजिक जरूर घटेगा। ये कहानी काल्पनिक है पर जिंदगी की सच्चाई इसमें छिपी है। एग पराठा। संजीव नगर नाम के शहर में कपाड़िया नाम का एक आदमी एक ढाबा चलाता था। उसके पास करण रसोई के रूप में काम करता था। एक दिन करण करी बना रहा था तो कपाड़िया उसके पास आकर करी का स्वाद चख कर, करी तो स्वादिष्ट है, बाकी के आइटम्स भी अच्छे से बना रहे हो ना, अच्छे से बनाओ, लेकिन कल से मैं तुम्हें जो सामान दे रहा हूँ उन्हीं से खाना बनाना होगा। तुम जो सामान लाते हो वो कोई काम का नहीं आएगा, ठीक है ना? यूं कहा करण। ठीक है। यूं कहा। अगले दिन से कपाड़िया कम दाम पर ही मिलावटी सामान लाकर करण को देने लगा। कुछ दिन वो इस्तेमाल करने पर करण को ठीक नहीं लगा तो एक दिन कपाड़िया से, आप जो सामान ला रहे हैं उससे खाना स्वादिष्ट तो नहीं बनेगा, साथ ही साथ कस्टमर की सेहत भी खराब हो रही है। यूं कहा। तब कपाड़िया, मेरे लाए रेशन पर खराब नाम डाल रहे हो और तो और कस्टमर्स की सेहत तो खराब हो रही है ऐसे बोल रहे हो। चुपचाप मुंह बंद करो और काम करो, नहीं तो निकल जाओ। यूं कहा करण। मैं ये सामान के साथ यहाँ काम नहीं कर सकता हूँ, निकल रहा हूँ मैं यहाँ से। कहकर वो ढाबा छोड़कर चले गया। करण घर पर दुखी होकर चुपचाप कुछ सोचते हुए बैठा था। उसके पास उसकी माँ उमा आकर, क्यों रे ऐसे हो, क्या हुआ, क्या सोच रहे हो, यूं पूछी। तब करण, मेरी नौकरी चली गई माँ। यूं कहा। उमा, दुखी मत हो रे, एक गई तो दूसरी मिल जाएगी, वरना तुम खुद से कुछ शुरू करो, यूं बोली। तब करण, निवेश के लिए पैसे भी तो चाहिए ना, होटल हो या ढाबा हो, शुरू करने के लिए तो बहुत पैसे लगते हैं, वो कहाँ से लाऊंगा, बोलना तो आसान है माँ। यूं कहा। उमा, इतनी अधैर्यता क्यों है, थोड़ा सा निवेश करके एक बंडी शुरू करो, तुम्हें एक पराठा बनाना अच्छे से आता है ना, पराठा बनाओ, एक नई बंडी पर पराठा का व्यापार शुरू करो, मैंने कुछ पैसे बचाए हैं वो दे दूंगी, फिक्र मत करो, यूं बोली।
माँ की मदद से करण एक सेंटर पर बंडी परी पराठा बनाकर बेचना शुरू किया। वो जो एक पराठा बनाता था वो बहुत स्वादिष्ट होता था। एक पराठा के साथ एक करी भी कम दाम पर बेचता था। दाम कम और स्वाद अधिक होने से धीरे धीरे ज्यादा ग्राहक आने लगे। बहुत लोग आने लगे। करण के बंडी के पास रोज एक रिटायर्ड कर्नल आता था। एक पराठा खाता था, अच्छे से बात भी करता था। करण के एक पराठे के लिए कस्टमर्स बढ़ने लगे। कपाड़िया को करण का यूं आगे बढ़ते देख बिल्कुल पसंद नहीं आया। करण का नाश करना होगा यूं सोचकर करण का एक पराठा एक करी बहुत खराब है यूं प्रचार शुरू किया। वो स्वाद के लिए अंदर कुछ मिलावट करता है और वो सेहत के लिए हानिकारक है ऐसे भी कहने लगा। इससे करण का व्यापार पर असर हुआ। एक दिन कर्नल करण के पास जब आया तो करण को देखकर क्या हुआ करण, ऐसे डल क्यों हो? यूं पूछा। तब करण, वो कपाड़िया ने सब खराब कर दिया है सर। वो मुझ पर झूठा प्रचार करके मेरा व्यापार खराब कर दिया। क्या करूं समझ नहीं पा रहा हूँ। यूं कहा। तब कर्नल, फिक्र मत करो करण, अच्छे लोगों के साथ हमेशा अच्छा ही होता है। उदास मत हो, मेरी बात मानो और जैसे मैं कहता हूँ वैसे करो। कहते हुए करण से कुछ कहा। फिर अगले दिन से करण अपने पराठे बंडी पर एक बोर्ड लगाया। उसके ऊपर लिखा था कि आप जो पराठा खा रहे हैं उसका स्वाद और क्वालिटी देखकर आपके हिसाब से ही पैसे डब्बे में डालिए, यूं लिखा था। तब से करण उसके पास एक पराठा एक करी मिलाकर खाने वाले लोगों से हो या पराठा खाने वाले लोगों से कभी पैसे नहीं लेता था। खाकर लोग उनके हिसाब से ही डब्बे में पैसे डालते थे। गरीब लोग बिना पैसे डाले खाकर चले जाते थे। तब भी करण उनसे कुछ नहीं कहता था। कुछ लोग तो पराठे के दाम से ज्यादा ही डालते थे। फिर से करण के एक पराठे के ग्राहक बढ़ गए। उस एरिया में करण के पराठे के लिए अच्छा नाम होने लगा। करण एक पराठा का स्वाद बहुत फेमस हुआ और गांव में या पड़ोसी नगर में भी नाम बढ़ने लगा। इससे करण जल्द ही अच्छे से कमाने लगा। एक ढाबा भी शुरू किया। उस ढाबे पर भी एक बोर्ड लगा रखा था। उस पर भी ऐसे ही लिखा था कि आप जो पराठा खा रहे हैं उसके स्वाद और शुद्धता के हिसाब से आप ही पैसे तय करके डब्बे में डालिए। ढाबा भी अच्छे से चलने लगा। करण की ये तरक्की से कपाड़िया के ढाबे का दिवाला निकल गया और कपाड़िया गांव छोड़कर चले गया। कर्नल करण को देखकर खुश हुआ। करण एक दिन कर्नल से, आपकी सलाह मेरे लिए बहुत काम आई। आपका ये एहसान मैं कभी भी नहीं चुका पाऊंगा, यूं कहा। तब कर्नल, मेरा तो इसमें कुछ नहीं है करण। सच्चाई और ईमानदारी से काम करोगे तो आगे बढ़ोगे, ये तुमने साबित किया है, यूं कहा। करण बहुत खुश हुआ। चीज पिलो पराठा। सीतापुर नाम के गांव में रामनाथ नाम का व्यक्ति अपनी पत्नी अनुसुया के साथ मिलकर शादियों में बावर्ची का काम करता था। उसके सारे व्यंजनों में पिलो चीज स्पेशल बहुत मशहूर था। एक दिन रामनाथ का दोस्त रामनाथ से, और कैसे हो रामनाथ, तुमने अपनी बेटी की शादी बड़ी धूमधाम से की और बेटे को खूब अच्छी तरह पढ़ाया भी। अब तुम आराम कर सकते हो। और कितने दिन तुम यूं बावर्ची का काम करके मेहनत करोगे? तब रामनाथ, अरे यार, बेटे की नौकरी तो लग जाने दो, तब मैं आराम करने के बारे में सोचता हूँ। अब पता नहीं भगवान ने हमारी किस्मत में क्या लिखा है। उसके अगले ही दिन नींद में ही रामनाथ का देहांत हो गया। तब परिवार चलाने की जिम्मेदारी उसके बेटे अजय पर पड़ी। अजय ने बहुत कोशिश की लेकिन उसे कोई भी ठीक से नौकरी नहीं लगी। एक दिन अजय की दीदी लता उसके घर आई और अजय से, भैया और कितने दिन तुम यूं नौकरी के चक्कर में पड़े रहोगे? तुम पर माँ की जिम्मेदारी है। मैं सोच रही थी कि माँ को मैं अपने साथ ले चलूंगी, लेकिन तुम तो जानते ही हो माँ की और मेरी सास की बिल्कुल नहीं बनती और हमारे पास कोई संपत्ति भी नहीं है। एक काम क्यों नहीं करते भैया, तुम पिताजी की तरह बावर्ची क्यों नहीं बन जाते? तब उनकी माँ अनुसुया, ये बहुत मुश्किल है बेटा। जो पिताजी के साथ काम करते थे वे दूसरी जगह नौकरी ढूंढ कर चले गए। अब इसे तो सिर्फ पिल्लो चीज पराठा बनाना आता है और मुझ में अब बाकी पकवान बनाने की ताकत नहीं है। अब सब ऊपर वाले की दया है, जो होगा देखा जाएगा। ऐसा कहा दुखी होकर। ये बात सुनकर अजय के दिमाग में एक आइडिया आया। उसने अगले ही दिन अपने बाइक को बेचा और जो पैसे मिले
उससे उसने एक ठेला खरीदा और बीच बाजार में ले जाकर पिलो चीज पराठा बनाकर उस ठेले में बेचने लगा। जो लोग उस रास्ते से गुजरते थे उन्हें अजय के बनाए हुए पिलो चीज पराठा की खुशबू खूब भाने लगी। इस तरह पहले ही दिन से अजय के बनाए हुए पिलो चीज पराठा खाने के लिए लोगों की लाइन लगने लगी। भीड़ में एक औरत, बेटा तुम्हारे ये पिलो चीज पराठे बहुत ही स्वादिष्ट है, बहुत लाजवाब है। 5 साल पहले मेरे भाई की बेटी की शादी में रामनाथ ने एकदम ऐसा ही पिलो चीज पराठा बनाया था। आज तक वो स्वाद मेरे जुबान पर है। मैंने बहुत कोशिश की, ऑनलाइन पर भी और दूसरे रेस्टोरेंट पर भी, लेकिन ऐसा पिलो चीज पराठा मुझे कहीं नहीं मिला। तब अजय ने गर्व के साथ कहा, वो रामनाथ मेरे पिताजी हैं। तब वो औरत, ये बात हुई ना, तुम्हें उनका ये पराठा बनाने की विधि विरासत में मिला है। एक और दिन एक और व्यक्ति ने पिलो चीज पराठा खाया और बहुत ही स्वादिष्ट है और काफी सेहतमंद भी है ये खाना। मैं मनपसंद ग्रुप ऑफ होटल्स का चेयरमैन हूँ। मैंने तुम्हारे पिलो चीज पराठा के बारे में बहुत सुना, इसीलिए खाने आ गया। अगर तुम्हें मंजूर हो तो कल से ही हमारे ग्रुप ऑफ होटल्स के लिए तुम अपना पिलो चीज पराठा सप्लाई किया करो। कहकर अपना विजिटिंग कार्ड देकर वहाँ से चला गया। तब अजय ने उस गांव में बेरोजगार युवकों को चुना और घर में ही पिलो चीज पराठा बनाकर उन युवकों के द्वारा मनपसंद ग्रुप ऑफ होटल्स को पिलो चीज पराठा सप्लाई करने लगा। लेकिन उसने ठेले में पिलो चीज पराठा बनाकर बेचना बंद नहीं किया। उसने कुछ बेरोजगार युवक और युवतियों को अपॉइंट करके गांव में कई जगह पर उसने पिलो चीज पराठा के ठेले खोले और उन्हें चलाने दिया। वो भी बहुत कामयाब रहा। एक दिन अनुसुईया अजय से, बेटा अजय, अब तो तुम बहुत अच्छी कमाई कर रहे हो। अपने पिताजी की आखिरी इच्छा पूरी करने का वक्त आ गया है। तब अजय, बोलो माँ, वो इच्छा क्या है? मैं जरूर पूरा करूँगा। तब अनुसुईया, कुछ खास नहीं बेटे, तुम्हारे पिताजी की इच्छा थी कि वो एक केटरिंग सर्विस चलाए, लेकिन उनकी इच्छा पूरी नहीं हो सकी। तब अजय, बस इतनी सी बात माँ, एक काम कल ही शुरू करते हैं। ऐसा कहा। अगले ही दिन अजय ने रामनाथ कैटरर्स नाम का कैटरिंग सर्विस शुरू किया। इस तरह सिर्फ उस गांव में ही नहीं बल्कि सारे राज्य में रामनाथ कैटरर्स बहुत मशहूर हो गया। इस तरह अजय ने खूब पैसे कमाए, बहुत बढ़िया घर बनाया और एक सुशील लड़की से उसने शादी की। अजय की कामयाबी देखकर उसकी माँ अनुसुईया बहुत खुश हुई। इस तरह अजय उस राज्य के युवकों के लिए एक मिसाल बना। 0 फैट छोले कुलचा। विराजपुर नाम के गांव में नागराज नाम का एक मिस्त्री रहता था। वो लोगों से पैसे एडवांस लेता था और बिना काम किए घर में बैठकर बिरयानी खाकर आराम से सो जाता था। नतीजा ये हुआ कि वो बहुत मोटा हो गया। एक दिन जिन लोगों ने उसे एडवांस पैसे दिए थे वो सब मिलकर एक साथ आए। उनमें से लोकेश नाम का व्यक्ति नागराज से, अरे भैया, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ। लगता है जिंदगी में मैंने बहुत पाप किए होंगे जो मुझे ऐसी सजा मिली और तुम मेरे गले पड़ गए। ये सुनकर दूसरा व्यक्ति, अरे भाई साहब, आप बिल्कुल सही कह रहे, ये तो मिस्त्री के रूप में यमराज है। इसे देखो तो सही कितना मोटा है। ये हम सबके पैसे निकल कर इतना मोटा हो गया है, इसके पेट को काटो तो हमारे पैसे निकलेंगे। तब नागराज, देखो भैया, इज्जत से बात करो, वरना तुम मेरा नाम तो जानते ही हो, नागराज। डस दूंगा मैं आप सबका काम परसों आकर करूंगा, लेकिन पैसे वापस नहीं करूंगा। तब लोकेश, चुपचाप आकर काम में लग जाओ, वरना मुझे पैसे कैसे वापस लेने अच्छी तरह मालूम है। मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूंगा, उस वीरू को पकड़ूंगा जिसने तुम्हें मिलाया था। अपने आप को देखो तो सही, तुम एक पूरे बकरी को निकले हुए अजगर की तरह दिखते हो। यूं सब उसे डांट कर वहाँ से चले गए। बाद में नागराज का दोस्त वीरू नागराज से, अरे यार, तुम लोगों को यूं परेशान क्यों कर रहे हो? उनका काम क्यों नहीं कर देते? तब नागराज, मैंने तुमसे तो कोई सलाह नहीं मांगा, जाओ चुपचाप मेरे लिए बिरयानी ले आओ, खाकर सो जाऊंगा, बहुत नींद आ रही है यार, कहकर अंदर चला गया। तब वीरू बिरयानी लाने के लिए सड़क पर पैदल जा रहा था कि तभी उसे एक छोले कुलचा का ठेला नजर आया। ठेले पर कुलचा बेचने वाला भुवन, आओ भाई आओ, स्वादिष्ट छोले कुलचे खाओ। आप लोग जानते हैं इसकी खासियत क्या है? ये 0 फैट कुलचा है।
इसका स्वाद लाजवाब है। अगर आप लोग 1 महीना लगातार मेरे छोले कुलचे खाएंगे तो महीने भर में आप एकदम स्लिम एंड फिट हो जाएंगे। लड़के हीरो की तरह और लड़कियां फिल्म की हीरोइन की तरह बन जाएंगी। तब से 1 महीने तक वीरू भुवन पर नजर रखने लगा। बाद में वीरू भुवन के पास गया और भैया मेरा एक दोस्त है, वो एकदम पेटू है। जब देखो खाता रहता है और सोता रहता है और एकदम आलसी हो गया है, काम नहीं करता। जिन लोगों का काम मैंने उसे दिलाया वो लोग मेरे पीछे पड़े हुए हैं, मुझे गालियां दे रहे हैं। मेरा दिमाग खराब था जो मैंने उसे 5 लाख रुपए एडवांस दिलाए थे। भैया सच सच कहो, क्या वो तुम्हारा कुलचा खाकर एकदम दुबला पतला हो जाएगा? तब भुवन, अरे इसमें शक करने की क्या बात है भैया, अब मेरा कुलचा छोले खाएगा तो बस 1 महीने में उसके 10 द्वारे के पिंजरे से चर्बी यूं पिघल कर निकल जाएगी। अगर चाहो तो मैं आकर तुम्हारे दोस्त को समझाऊंगा। चलो भैया चलते हैं। यूं कहकर छोले कुलचे तैयार करके वीरू के साथ भुवन भी वहाँ चला गया। फिर नागराज के पास जाकर भुवन ने छोले कुलचे आगे वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वो भी मटन बिरयानी, जब लाओ सिर्फ वो लाओ, मुझे ये कुलचे वुलचे नहीं चाहिए, कहकर उसे उठाकर फेंका। ये देखकर भुवन, अरे मोटे सांड, तुम्हारी ये हिम्मत! अगर तूने मुझे उठाकर फेंका होता तो मैं बुरा नहीं मानता, लेकिन तूने मेरे छोले कुलचे को फेंका। बच्चों अब तुम्हारी खैर नहीं, अब मैं तुम्हारी चर्बी उतारूंगा बच्चों। अब तुम्हें चूल्हे के ऊपर बिठाएं तो जैसे तुम्हारी चर्बी पिघलेगी वैसे ही तुम्हें कुलचे खिलाकर पिघलाऊंगा। कहकर नागराज को कमरे के अंदर ले गया और कुर्सी से उसे बांध दिया। उसके बाद वीरू की मदद से हर रोज वो नागराज को तीनों वक्त छोले कुलचे खिलाने लगा। इस तरह 1 महीना बीत गया। नागराज बिल्कुल दुबला पतला हो गया। एक दिन भुवन का असिस्टेंट कुलचे लेकर आ रहा था तो उसे देखकर नागराज, अरे कमीनो, मुझे तुम लोग यूं क्यों सता रहे हो? मेरा सारा चर्बी पिघल गया भैया, देखो मेरे सारे हड्डियां बाहर निकल आई है। अरे यार, मुझसे तो ठीक से बोला भी नहीं जा रहा। तब वो असिस्टेंट, भाई साहब, हमारे भुवन भाई साहब का आप पर गुस्सा कम हो गया है, आपको छोड़ दिया है। लेकिन ये कुलचे जानते हैं आप कौन भेज रहा है? आपने जिन लोगों से एडवांस पैसे लिए थे ना, वो लोग भेज रहे हैं। आप जानते हैं, यूं आपको कुलचे खिला खिला कर मार डालने का षड्यंत्र रचा उन लोगों ने मिलकर। आपको देखकर मुझे आप पर बहुत तरस आ रहा है भाई साहब। और हाँ भाई साहब, आप जानते हैं कि कहीं आप घर से भाग ना जाएं, इसका ध्यान रखने के लिए उन्होंने 4 मुस्टंडों को रखा है यहाँ पर आपकी निगरानी के लिए। नागराज, इसका मतलब ये है कि मुझे मारने का पूरा प्लान बना लिया इन लोगों ने। भैया उनसे कहो ऐसे ना करें, उनसे कहो मैं उनका काम करके दे दूंगा। यूं कहते ही उस लड़के ने नागराज के रस्सी खोला। तब नागराज घर के बाहर गया, वहाँ खड़े अपने ग्राहकों से माफी मांगी और उनका काम उसने शुरू किया। रामू बहुत गरीब था। वो अपनी बेटी दिशा और अपनी बीवी तारा के साथ रहा करता था। रामू अपनी बेटी को स्कूल भेजना चाहता था, लेकिन गरीब होने की वजह से वो अपनी बेटी को कभी स्कूल नहीं भेज पाता। रामू अपने घर की आर्थिक व्यवस्था चलाने के लिए मजदूरों की तरह खेतों में काम किया करता। उसे जो भी छोटा मोटा काम मिलता वो उसे करके अपने 2 वक्त के खाने का इंतजाम कर लिया करता। ऐसे ही एक रोज रामू खेती करके घर आता है। तभी उसकी बेटी बोलती है, पिताजी आप आ गए, मेरे लिए क्या लेकर आए? अपने पिताजी को माफ करना बेटी, पर आज भी तेरे पिताजी तेरे लिए कुछ नहीं ला पाए। पर मैं तुझसे वादा करता हूँ, एक दिन मैं तेरी इच्छा जरूर पूरी करूँगा। इतना बोलकर रामू अपनी आज की दिहाड़ी अपनी बीवी के हाथ में थमा देता है। अब हमेशा की तरह सुबह होते ही रामू काम के लिए निकल जाता है और आज भी उसे खेत में एक छोटा मोटा काम मिल जाता है। शाम को अपना काम करके रामू घर जा रहा होता है। तभी एक व्यक्ति अपने हाथों में सुनहरी मुर्गी लेकर आता है और रामू से बोलता है, भाई मेरा एक छोटा सा काम करोगे? कैसा काम साहब?
ये मेरी सुनहरी मुर्गी है। मैं इसे अपने दोस्त के घर ले जा रहा था उसे गिफ्ट करने के लिए, परंतु अचानक से मेरे घर से फोन आ गया। मुझे पता चला कि मेरे बेटे की तबीयत बहुत खराब हो चुकी है, जिस वजह से मुझे घर वापस जाना पड़ रहा है। परंतु आज मेरे दोस्त का बर्थडे है तो मुझे ये मुर्गी उसे गिफ्ट करनी है। अगर तुम ये सुनहरी मुर्गी मेरे दोस्त को दे आओगे तो मैं बदले में तुम्हें इसके पैसे दूंगा। पैसे का नाम सुनकर रामू खुश हो जाता है और उस आदमी से बोलता है, ठीक है साहब, आपका काम हो जाएगा। आप मुझे एड्रेस बता दीजिए। ठीक है, मैं तुम्हें एड्रेस देता हूँ, परंतु कल सुबह 10 बजे तुम मुझे इसी जगह पर मिलना। मैं अभी तुम्हें तुम्हारे पैसे नहीं दे सकता, परंतु कल सुबह मैं तुम्हें तुम्हारे पैसे दे दूंगा। इतना बोलकर वो आदमी रामू को वो सुनहरी मुर्गी देकर वहाँ से चला जाता है। रामू उस सुनहरी मुर्गी को लेकर चलने लगता है। तभी रास्ते में उसे किसी की आवाज सुनाई देती है। तुम अच्छे इंसान लगते हो, प्लीज मुझे उस पते पर मत छोड़ो, मुझे अपने पास रख लो और जिस आदमी ने तुम्हें मुझे सौंपा है उससे झूठ बोल दो कि मैं खो गई हूँ। अरे ये आवाज कैसी है जो मुझसे बात कर रही है, पर मुझे नजर क्यों नहीं आ रही? ये मैं हूँ रामू, तुम्हारे हाथों में सुनहरी मुर्गी। मुझे देखो, मैं तुमसे बात कर रही हूँ। अब रामू मुर्गी की तरफ देखता है और उससे बोलता है, ये कैसे मुमकिन हो सकता है? तुम तो एक मुर्गी हो और एक मुर्गी भला इंसान से कैसे बात कर सकती है? वैसे तुम देखने में भी बहुत अजीब हो। मैंने आज से पहले सुनहरी मुर्गी कभी नहीं देखी। हाँ, क्योंकि मैं कोई साधारण मुर्गी नहीं बल्कि एक जादुई मुर्गी हूँ। देखो प्लीज तुम मुझे उस आदमी के हाथों मत सौंपो, नहीं तो वो मुझे मार डालेगा। वो लोग बहुत लालची हैं। अगर मैंने तुम्हें बताए हुए पते पर नहीं छोड़ा तो वो आदमी मेरी जान ले लेगा। इतना बोलकर रामू सुनहरी मुर्गी की तरफ देखता है और कुछ देर सोचने के बाद सुनहरी मुर्गी को अपने साथ अपने घर ले जाता है और बोलता है, सुनहरी मुर्गी, तुम फिक्र मत करो, अब से तुम मेरे पास ही रहोगी। कल सुबह जाकर मैं उस आदमी से बोल दूंगा कि जब मैं तुम्हें लेकर जा रहा था तब तुम भाग गईं। वैसे यहाँ मेरे अलावा मेरी बीवी और मेरी बेटी रहती है। पिताजी, इस मुर्गी से क्यों बात कर रहे हो आप? वो इसलिए बेटा क्योंकि ये मुर्गी बोलती है। ये सुनते ही तारा और दिशा दोनों हैरान हो जाते हैं, जिसके बाद तारा रामू से बोलती है, आप ये क्या कह रहे हैं? ये मुर्गी बोलती है? वैसे ये मुर्गी दिखने में काफी अद्भुत है। ऐसी मुर्गी मैंने आज से पहले कभी नहीं देखी। हाँ, क्योंकि मैं एक जादुई मुर्गी हूँ। मैं पहले एक तपस्वी बाबा के पास थी। उन्होंने अपनी तपस्या से मुझे सुनहरे रंग का बनाया और मेरे अंदर कुछ जादुई शक्तियाँ डाल दी। परंतु समय के साथ उनकी तबीयत खराब होने लगी, जिसके बाद मरने से पहले उन्होंने अपनी जान मुझ में डाल दी और मैं एक सुनहरी जादुई मुर्गी में तब्दील हो गई। परंतु मैं इस दुनिया की दुष्टता से अनजान थी। मैं इसी तरह से जंगल में घूम रही थी। तभी एक आदमी की नजर मुझ पर पड़ी और उसने मुझे उठा लिया। परंतु मैंने उसका भला चाहा और रोज उसे एक सोने का अंडा देने लगी। परंतु उसका लालच इतना बढ़ गया कि मैंने उसको सोने का अंडा देना बंद कर दिया ताकि उसकी अकल ठिकाने आ सके। परंतु उसके बाद मुझे उसने एक कसाई के हाथों बेच दिया और रामू को सौंप दिया कि वो मुझे कसाई तक ले जाए ताकि वो मुझे मार सके। अगर ऐसा है जादुई मुर्गी तो तुम्हारे साथ अब कुछ नहीं होगा, क्योंकि तुम अब हमारे घर में हो। अब हमेशा हम साथ रहेंगे जादुई मुर्गी। अब इस तरह से दिशा उस मुर्गी के साथ खेलने लगती है, जिसके बाद तारा अकेले में रामू से बोलती है, ये तो आपने बहुत अच्छा किया कि इस मुर्गी की जान बचाने के लिए आप इस मुर्गी को इस घर में ले आए। लेकिन आज हम खाएंगे क्या? घर में अनाज नहीं है और ना ही पैसे जो मैं बाजार से राशन ला सकूं। तारा, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। तुम यहीं रुकना, मैं कहीं से उधार राशन लेकर आता हूँ और जब मुझे पैसे मिलेंगे तो मैं वो पैसे चुका दूंगा। इतना बोलकर रामू वहाँ से जाने लगता है, लेकिन वो मुर्गी रामू का रास्ता रोक लेती है और उसे एक सोने का अंडा और बीज देकर उससे बोलती है, रामू, तुम और तुम्हारा परिवार बहुत अच्छा है। तुम लोगों ने मेरी जान बचाई, इसीलिए ये सोने का अंडा तुम रख लो और इस बीज को अपने घर के बाहर लगा देना।
खेती करना, तब तक तुम इस बीज की खेती करोगे, तुम्हें बहुत अच्छा इनाम मिलेगा। परंतु फिलहाल के लिए तुम पहले इस सोने के अंडे को बेच दो, ताकि उनसे मिले पैसों से तुम अपने बीवी बच्चों का पेट भर सको। जादुई सुनहरी मुर्गी के बोलने पर रामू बिल्कुल ऐसा ही करता है और वो उसे सोने के अंडे को लेकर मार्केट में बेच आता है और घर के कुछ राशन ले आता है और घर आकर अपनी बीवी के साथ मिलकर खेती करता है। और अगली सुबह होते ही वह उसी आदमी से मिलने के लिए उस जगह पर पहुंच जाता है जहां वो आदमी पहले से ही रामू का इंतजार कर रहा होता है। रामू जैसे ही उसके पास पहुंचता है, वो आदमी रामू से बोलता है, क्यों भाई, मेरा काम हुआ या नहीं? माफ करना भाई साहब, पर मैं आपका ये छोटा सा काम नहीं कर सका। मैं जब उस मुर्गी को लेकर अपने साथ जा रहा था, तभी मेरे सामने एक खतरनाक सांप आ गया और मेरे हाथ से वो मुर्गी छूट गई। उसके बाद मैंने उस मुर्गी को बहुत ढूंढा, परंतु वो मुर्गी मुझे कहीं नहीं मिली। रामू की बात सुनकर उस आदमी को बहुत गुस्सा आता है और वो आदमी रामू को पीट कर वहाँ से चला जाता है। तो वहीं दूसरी ओर रामू जब अपने घर पहुँचता है तो वो देखता है कि उसने जिस बीज की खेती करी थी उस जमीन पर बहुत सारी सुनहरी मुर्गियां उत्पन्न हो चुकी हैं। ये देख रामू बहुत हैरान होता है और तभी वो जादुई सुनहरी मुर्गी रामू के पास आती है और उसकी चोटों को अपनी जादुई शक्तियों से ठीक करके रामू से बोलती है, रामू तुम फिक्र मत करो, मेरे होते हुए अब तुम्हें कभी भी गरीबी का सामना नहीं करना पड़ेगा। परंतु एक बात हमेशा याद रखना, यदि तुमने लालच किया तो मैं तुमसे भी दूर चली जाऊंगी। अब मैं और क्या लालच करूंगा? बिना मांगे तुमने मुझे इतना सब कुछ दे दिया। मैंने रात को जो खेती करी थी वो सुनहरी मुर्गी की खेती हुई, वो भी रातों रात। ये देखकर तो मैं अचंभित रह गया और तुमने मेरी चोट भी ठीक कर दी। इन सुनहरी मुर्गियों को यदि मैं सुनार के पास जाकर बेचूंगा तो मुझे बहुत पैसे मिलेंगे, इतने पैसे कि मैं अपनी बेटी को एक अच्छे स्कूल में पढ़ा सकूंगा। मेरे सारे सपने पूरे कर दिए, मुझे अब कुछ नहीं चाहिए। जिसके बाद रामू अपने सभी सपने पूरे करता है और अपनी बेटी को एक बहुत अच्छे स्कूल में पढ़ने के लिए भेजता है और वो सभी एक साथ हंसी खुशी रहने लगते हैं। गरीब का जादुई सोने का हवाई जहाज। मीनल और सोनाली सगी बहनें होती हैं। मीनल की शादी गांव के गरीब लड़के रमेश से हो जाती है। उसका पति अपने हाथों से लकड़ी के खिलौने बनाने और बेचने का काम करता था और सोनाली का पति सुरेश उसी गांव में जमींदार का बेटा होता है। मीनल का पति रमेश बहुत ही खुदगर्ज और मेहनती होता है और सोनाली का पति सुरेश बिल्कुल निकम्मा और कामचोर होता है। एक दिन सोनाली मीनल के घर जाती है। अरे सोनाली, तुम आओ ना, बैठो। कितने दिनों बाद आज तुम मेरे घर आई हो। मैं इस झोपड़े में बैठने नहीं आई हूँ, बाहर मेरी एसी वाली कार खड़ी है, यहाँ कितनी गर्मी है। अच्छा हुआ बता दिया, वरना तो मुझे पता ही नहीं चलता। तुम तो रईस घराने की बहू हो, तुम्हें मैं अपनी छोटी सी झोपड़ी में कैसे बिठा सकती हूँ। मैं तो तुम्हें यहाँ न्योता देने आई थी, मेरे घर पर पार्टी है, तुम और तुम्हारे खिलौने बनाने वाला पति आना चाहो तो आ जाना। मैं अपने पति को बेइज्जत होते हुए नहीं देख सकती। मुझे तुम्हारे घर पर कोई पार्टी में नहीं आना है। मेरी गलती है, मैं बेकार में तुम्हारे यहाँ न्योता देने चली आई। सोनाली वहां से पैर पटक के जाने लगती है। तभी वहां रमेश अपने खिलौने बेचने का ठेला लेकर आ जाता है, लेकिन सोनाली उसे बिना देखे वहां से अपनी गाड़ी में बैठकर निकल जाती है। वो तो सोनाली थी ना, इतने गुस्से में यहाँ से क्यों जा रही थी? वो अपने आप को समझती क्या है? उसका पति पूरी तरह से निकम्मा है, फिर भी उसे इतना घमंड है। अभी वो नादान है, उसे ज्यादा दुनियादारी की समझ नहीं है। पता नहीं क्यों ये हमेशा हमारी बेइज्जती करने के लिए आ जाती है। मुझे नहीं जाना उसकी किसी पार्टी में। तुम्हें जाना चाहिए, नहीं तो लोग क्या बोलेंगे? पूरे गांव में उसकी बदनामी होगी। आखिर वो है तो तुम्हारी छोटी बहन ना। मीनल ना चाहते हुए भी रमेश के जोर करने पर सोनाली की पार्टी में चली जाती है। सोनाली एकदम टिप टॉप चमकदार कपड़े पहने हुए होती है और मीनल एकदम सिंपल सादी साड़ी में होती है। मुझे लगा तुम नहीं आओगी, वैसे आ ही गई हो तो खाना खाकर जाना। तुम्हें रोज रोज इतने प्रकार का खाना नहीं मिलता होगा ना। तुम समझती क्या हो अपने आप को?
तुम्हारा निकम्मा पति अपने बाप के पैसों पर इतना इतराता है। अगर एक पैसा भी अपनी मेहनत का लाता ना तो मैं समझती। क्या बात है, क्या हो रहा है बहनों में? इस गरीब को तो मुझे अपनी बहन कहने में भी शर्म आती है। इसके कपड़े देखो, घर के नौकर भी इससे अच्छे कपड़े पहनते हैं। तुम्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए, आखिर ये तुम्हारी बहन है। इसीलिए तो इतनी बड़ी पार्टी में मैंने इन्हें बुलाया है, वरना इनकी औकात कहाँ है हमारे जैसे लोगों के साथ उठने बैठने की। मीनल वहां से गुस्से में चली जाती है और घर जाकर रोने लगती है। क्या हुआ? तुम तो अपनी बहन की पार्टी में गई थी ना? मैंने कहा था ना, मुझे उसकी पार्टी में नहीं जाना है। उसने और उसके पति ने फिर से हमारी बेइज्जती की। किसी के बोलने से क्या फर्क पड़ता है? आखिर हम खुदगर्ज लोग हैं, किसी के आगे हाथ नहीं फैलाते, मेहनत करके रोटी कमा कर खाते हैं। माना उनके जितना बड़ा घर नहीं है हमारा, लेकिन हम उनसे कहीं ज्यादा खुदगर्ज हैं। लेकिन मैं आपके साथ पूरी तरह से खुश हूँ। मैं आज के बाद कभी भी सोनाली के घर पर नहीं जाऊंगी। एक दिन रमेश अपने खिलौने का ठेला लेकर आ रहा होता है, तभी उसका एक्सीडेंट हो जाता है और उसे बहुत गंभीर चोट आती है। मीनल के पास रमेश के इलाज के लिए पैसे नहीं होते। हाय राम, हमारी मदद करो। क्या हम गरीबों को जीने का अधिकार नहीं है? हमने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, हमारी मदद करो प्रभु। तभी मीनल के आंसू रमेश के बनाए गए एरोप्लेन के खिलौने पर गिर जाते हैं। मीनल के आंसू पड़ते ही वो एरोप्लेन चमकने लगता है और देखते ही देखते सोने का बन जाता है। ये क्या है? अचानक से ये एरोप्लेन सोने का कैसे बन गया? मीनल और चमचमाती एरोप्लेन को बगल में रखकर अपने पति के स्वस्थ होने की दुआ मांगने लगती है। एरोप्लेन से चमत्कारी किरणें निकलने लगती हैं और मीनल का पति बिल्कुल स्वस्थ हो जाता है। आप तो बिल्कुल ठीक हो गए, लेकिन ये जादू कैसे हुआ? मुझे ऐसा लगा कि कोई चमकती हुई जादुई शक्ति ने मुझे पूरी तरह से स्वस्थ कर दिया। तभी मीनल का ध्यान उस सोने के एरोप्लेन पर जाता है। उसे समझ में आ जाता है कि ये एरोप्लेन कोई खिलौना नहीं बल्कि जादुई सोने का एरोप्लेन है, जिसकी वजह से उसका पति बिल्कुल स्वस्थ हो गया है। ये किसका खिलौना है? ये तो बहुत महंगा लगता है, जैसे सोने का बना हो। सही कहा आपने, ये कोई मामूली एरोप्लेन नहीं बल्कि जादुई एरोप्लेन है। जब मैं तुम्हारे स्वस्थ हो जाने की कामना कर रही थी ना, ये अचानक कहीं से मेरे सर पर आकर गिरा। हो न हो, जरूर इस जादुई एरोप्लेन का कमाल होगा। मीनल उस जादुई एरोप्लेन से खाना मांगती है। तभी अचानक सोने के जादुई एरोप्लेन से चमत्कारी किरणें निकलती हैं और वहां पर ढेर सारा खाना आ जाता है। दोनों ये देखकर आश्चर्यचकित हो जाते हैं। ये कैसा जादू है? मैंने आज से पहले ऐसा कभी नहीं देखा। एरोप्लेन की मदद से हम जल्दी ही अमीर बन सकते हैं और उस सोनाली को मजा भी चखा सकते हैं। मीनल और जादुई एरोप्लेन से गाड़ी, बंगला, हीरे जवाहरात मांगते हैं और पलक झपकते ही वहां सारी चीजें आ जाती हैं। देखते ही देखते कुछ ही दिनों में दोनों गांव के सबसे अमीर व्यक्ति बन जाते हैं। सोनाली को भी ये बात पता चलती है और वो मीनल का बंगला देखने आ जाती है। अब लग रही है तू मेरी बहन, तेरा बंगला मेरे बंगले से भी ज्यादा शानदार है। चमचमाती साड़ी तुझ पर बहुत जच रही है। अब क्यों आई है तू यहाँ? मैं तेरे जैसे रिश्तों को पैसों के मोल नहीं तोलती। चली जा यहाँ से। मैं तो बस यहाँ पर तेरा हाल चाल जानने आई थी। जा रही हूँ यहाँ से, फिर कभी इस चौखट पर कदम नहीं रखूंगी। सोनाली वहां से चली जाती है। क्या हुआ? तुम तो अपनी दीदी के घर गई थी ना, कुछ पता चला? अचानक से उनके पास इतना सारा धन कहाँ से आया? पैसा आते ही मीनल के रंग बदल गए हैं। उसने मुझे वहां बैठने तक नहीं बोला। बोलो मत, जब तुम अमीर हुआ करती थी तब मीनल से सीधे मुंह बात भी नहीं किया करती थी। मैं तो ये पता लगा कर रहूंगी, अचानक से रातों रात उनके पास इतना सारा धन कहाँ से आ गया। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। कुछ पारिवारिक कारणों की वजह से सोनाली के पति का सारा धन बिक जाता है और वो रोड पर आ जाते हैं। सुरेश के निकम्मे होने के कारण उसे कहीं भी काम नहीं मिलता। सुरेश और सोनाली रोड किनारे भीख मांगने लगते हैं।
एक दिन रमेश और मीनल की नजर सोनाली और उसके पति सुरेश पर जाती है। मीनल दोनों को अपने बंगले पर ले जाती है। तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मैं तुम लोगों की मदद करती। किस मुंह से मदद मांगने आती? मुझे जरा भी एहसास नहीं था गरीब होना कितना कष्टदायी होता है। मुझे माफ कर दीजिए। मैंने अपने पैसों के घमंड में आपके दिल को बहुत दुखाया है। तुम चिंता मत करो, अच्छा करने वालों के साथ हमेशा अच्छा ही होता है। मेरे पति ने हमेशा मेहनत से पैसे कमाए हैं, इसीलिए ये सब धन उनकी सच्चाई और अच्छाई का परिणाम है। मीनल सोनाली और सुरेश को माफ कर देती है और सोने के जादुई एरोप्लेन से उनके लिए भी नया घर मांगती है। तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। अब से तुम दोनों इस घर में रहना। मैं तुम्हारा किन शब्दों में धन्यवाद करूं? तुम्हें मेरा धन्यवाद करने की कोई जरूरत नहीं है। बस हमेशा अपने से नीचे वर्ग वाले लोगों की इज्जत करो और हर संभव समय में उनकी मदद करने का प्रयास करो। मीनल और सोनाली के रिश्ते अच्छे हो जाते हैं और सभी लोग खुशी खुशी रहने लगते हैं। आशा अपनी बहू निशा के साथ रहा करती थी। आशा बहुत गरीब थी और बड़ी ही मुश्किलों से उसके बेटे अशोक की नौकरी लगी थी, जिस वजह से वो शहर में था और आशा अपनी बहू के साथ गांव में अपनी छोटी सी झोपड़ी में रहा करती थी। अशोक को गए अभी कुछ ही दिन हुए थे। घर में जो पैसे थे वो सारे आशा ने अशोक को दे दिए थे ताकि वो शहर में जा सके। मानसून का मौसम था और घर में राशन का एक दाना भी नहीं था, जिसके बाद आशा एक दिन अपनी बहू निशा से बोलती है, बहू, घर में राशन का एक दाना नहीं है और अशोक को गए हुए अभी 2 से 3 दिन हुए हैं। ना जाने इसकी सैलरी कब तक आएगी। अगर ऐसा ही चलता रहा ना तो हम दोनों सास बहू भूखी ही मर जाएंगी। इसीलिए मैं सोच रही हूँ कि जब तक अशोक की सैलरी नहीं आ जाती तब तक हम दोनों मिलकर कुछ काम कर लें। आप बिल्कुल सही कह रही हैं माँ जी। वैसे भी मानसून का मौसम आ रहा है, भारी वर्षा हो सकती है और अगर बारिश शुरू हो गई तो घर से निकलना बंद हो जाएगा। ऐसे में हम किसी से मदद भी नहीं ले पाएंगे। इससे तो अच्छा है कि हम कुछ काम कर लें। इतना बोलकर दोनों सास बहू काम ढूंढने के लिए निकल जाती हैं, लेकिन उन्हें अपने गांव में कोई काम नहीं मिलता। जिसके बाद आशा और निशा नदी पार करके पास वाले गांव में जाती है, जहां आशा को फैक्ट्री में तो निशा को एक कोठी में काम करने की जगह मिल जाती है। माँ जी, एक कोठी में मुझे काम मिल गया है। बहुत बड़ी कोठी है, पर मुझे सुबह जल्दी निकलना पड़ेगा क्योंकि उस गांव में जाने के लिए हमें नदी पार करनी पड़ेगी। ये तो बहुत अच्छी बात है बहू। मुझे भी उसी गांव की फैक्ट्री में काम मिल गया है। फैक्ट्री भी दूर है तो मैं सोच रही हूँ क्यों ना सुबह हम दोनों एक साथ जाएंगे और शाम को आते समय मैं तुझे नदी के पास मिल जाऊंगी। वहाँ से हम दोनों एक साथ मिलकर घर आ जाया करेंगे। आप सही बोल रहे हैं माँ जी। अच्छा माँ जी, घर में थोड़े से आटे बचे हैं। मैं सोच रही हूँ क्यों ना आज मैं इसी की रोटी बना लूँ और हम दोनों प्याज रोटी खाकर सो जाएं। कल से जब मैं कोठी में काम करने जाया करूँगी तो वहाँ से आते हुए कोठी में जो भी खाना बचा करेगा वो घर ले आया करूँगी। अब इसी तरह से आशा सुबह उठकर फैक्ट्री के लिए चली जाती है, तो वही निशा भी नदी पार करके कोठी में काम करने के लिए चली जाती है। और रात को जब काम करके आती है तो कोठी से ही बचा हुआ खाना लेकर आ जाया करती है, जिसे खाकर दोनों सास बहू अपना पेट भर लिया करती है। ऐसे ही एक रात आशा और निशा सो रही होती है, तभी उन दोनों के मुंह पर पानी की कुछ बूंदें गिरती है और आशा की आंखें खुल जाती है। बहू, मुझे लगता है बारिश हो रही है और देख हमारे घर की छत टूटी हुई है, जिस वजह से बारिश का पानी हमारे घर में आ रहा है। निशा उठकर बाहर जाती है और वो देखती है कि बाहर काफी तेज की आंधी और तूफान चल रही है और साथ ही बिजलियां भी कड़क रही है और बहुत ही जोरों से बारिश भी हो रही है। बारिश को देख निशा घर में आती है और अपनी सास से बोलती है, माँ जी, बाहर आज बहुत वर्षा हो रही है। अगर इसी तरह तेज बारिश होती रही तो नदी का पानी भर जाएगा और उस नदी पर जो पुल है वो लकड़ी का बना है। मुझे तो डर लग रहा है, अगर वो लकड़ी का पुल टूट गया तो हम काम पर कैसे जाएंगे माँ जी। निशा अपनी सास से बात कर ही रही होती है कि तभी वो देखती है कि उसकी छत बहुत ज्यादा टपक रही है। जिसके बाद निशा घर का कुछ जरूरी सामान एक घाट पर रख देती है और जहाँ जहाँ से छत टपक रही होती है वहाँ वहाँ बर्तन लगाकर बारिश के पानी को जमा करने लगती है।
इसी तरह से दोनों सास बहू पूरी रात एक कोने में बैठी होती है और बारिश के रुकने का इंतजार कर रही होती है। सुबह होते ही बारिश बंद हो जाती है और वो दोनों काम पर जाने के लिए तैयार होने लगती है। जैसे ही घर से वो निकलती है वैसे ही उषा नाम की एक औरत दोनों के पास आती है और उनसे बोलती है, अरे आशा बहन और निशा बहू, तुम दोनों ऐसे मौसम में कहाँ चली? बहन, हम दोनों अपने अपने काम पर जा रहे हैं। अरे उषा बहन, कुछ दिनों के लिए घर में ही रहो। तुम्हें मालूम नहीं है क्या, सरकार ने रेड अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के अनुसार पता चला है कि अपने गांव में भी कुछ दिनों तक लगातार बारिश होगी और आंधी तूफान भी चलेगी। हो सके तो गांव में भी बाढ़ आ सकती है या फिर बवंडर, इसलिए घर में ही रहो। उषा आंटी जी, हमें कुछ नहीं होगा और जैसे हमें लगेगा कि मौसम खराब हो रहा है हम घर वापस आ जाएंगे। अभी भूखे मरने से तो अच्छा है कि मैं बाहर जाकर कुछ काम कर लूं, ताकि ऐसे मौसम में अगर हम दोनों सास बहू को घर में रहना पड़े तो खाने के लिए कुछ तो हो। इतना बोलकर आशा और निशा अपने अपने काम पर निकल जाती है। आशा फैक्ट्री में काम कर रही होती है कि तेज वर्षा होने लगती है, जिस वजह से फैक्ट्री का मालिक सबसे बोलता है, आप सभी लोग जल्दी से अपने अपने घर जाओ, बारिश बहुत तेज हो रही है। अभी न्यूज आई है और सरकार की भी सबसे अपील है कि सब अपने घर में ही रहें। इतना बोलकर फैक्ट्री का मालिक फैक्ट्री बंद कर देता है, जिसके बाद आशा भीगती हुई नदी के पास जाती है और अपनी बहू का इंतजार करने लगती है। कुछ ही देर बाद उसकी बहू निशा भी वहाँ आ जाती है और अपनी सास से बोलती है, माँ जी, आप इतनी बारिश में रुकी क्यों रही है? बहू, मैं तेरा ही इंतजार कर रही थी। चल, अच्छा हुआ कि तू आ गई। अब चल जल्दी घर चलते हैं। सरकार ने रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है और ये भी कहा है कि बहुत जगह पे बाढ़ आ चुकी है। सभी को सख्त हिदायत दी गई है कि सभी अपने घर में रहें। हाँ माँ जी, मैं जानती हूँ, तभी तो आज मैं भी जल्दी आ गई। इतना बोलकर जैसे तैसे दोनों सास बहू भीगती हुई नदी को पार करके गांव में पहुंचती है और अपने घर जाती है। वह दोनों जब अपने घर जाती है तो देखती है कि बारिश का पानी पूरे घर में भरा पड़ा है और सारा सामान पानी में तैर रहा है। ये देख निशा अपनी सास से बोलती है, माँ जी, बारिश का पानी तो घर में भर चुका है। अब हम दोनों कहाँ रहेंगे, क्या करेंगे? सारा घर पानी में तैर रहा है। बहू, सबसे पहले तो घर की जो भी जरूरी चीजें हैं उन्हें खाट पे रख दे। अभी पानी ज्यादा नहीं भरा है, क्या पता बारिश रुक जाए। इतना बोलकर वो दोनों घर के कुछ जरूरी सामान लेकर घाट के ऊपर बैठ जाती हैं। लेकिन धीरे धीरे घर का पानी बहुत ज्यादा बढ़ जाता है और तेज आंधी तूफान चलने की वजह से उनकी घर की छत भी उड़ जाती है, जिसके बाद वो दोनों अपनी जान बचाने के लिए घर से बाहर जाती है। गांव में अब बाढ़ आ चुकी थी। कई लोग बाढ़ की चपेट में आ चुके थे। कितने ही लोग बाढ़ के पानी में बह चुके थे। किसी का सामान बाढ़ के पानी में बह रहा था तो कोई इंसान बाढ़ के पानी में बह रहा था। न जाने कितने ही लोग अपने बच्चों को कंधे पर लिए इधर उधर भटक रहे थे। उन्हीं में से थी आशा और निशा। देखते ही देखते बाढ़ का पानी इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि आशा को सांस लेने में दिक्कत हो जाती है, क्योंकि आशा को तैरना नहीं आता था। इस वजह से वो पानी में डूबने लगती है। अपनी सास को पानी में डूबता देख वो जल्दी से अपनी सास को पकड़ती है और लोगों से मदद की गुहार लगाती है। कोई है, हमारी मदद करो। मेरी सास की तबीयत बहुत खराब हो चुकी है, कोई हमारी मदद करो। इस तरह से निशा अपनी सास को पकड़कर बाढ़ के पानी से लड़ रही होती है, लेकिन अब वो भी हिम्मत हार चुकी थी। देखते ही देखते उसकी आंखें भी बंद होने लगी थी। तभी एक हाथ उसकी ओर बढ़ता है और कुछ देर बाद निशा और आशा की आंखें खुलती है। जब उन दोनों की आंखें खुलती है तो वो दोनों खुद को एक कैंप में पाते हैं, जहां एक आर्मी ऑफिसर उन दोनों से बोलता है, मैडम, आप दोनों ठीक तो है ना? जब आप दोनों को पता था कि बाढ़ आप दोनों के गांव में आ चुकी है तो आप दोनों बाकी लोगों के साथ एक जगह पर क्यों नहीं गई? हमारी रेस्क्यू टीम अगर सही समय पर नहीं आती तो आप दोनों अपनी जान से हाथ धो बैठती। इतना बोलकर वो आर्मी ऑफिसर वहाँ से चला जाता है। कुछ देर बाद निशा और आशा कैंप से बाहर निकलती है, जहाँ वो दोनों देखती है कि उनके ही जैसे ना जाने कितने गरीब लोग हैं जो बाढ़ की चपेट में आ चुके थे और रेस्क्यू टीम ने उन्हें बचाया था।
एक बार की बात है, ढोलकपुर नाम का एक गांव हुआ करता था। उस गांव में अनिल और सुनील नाम के दो भाई रहते थे। बड़ा भाई अनिल बहुत ही अमीर था। छोटा भाई अनिल एक वक्त की रोटी भी नहीं कमा पाता था और वो दोनों भाई एक दूसरे से बहुत ही अलग रहते थे। सुनील भले ही गरीब था लेकिन वो अपना हर काम को बहुत ईमानदारी से करता था। एक बार सुनील जंगल से अकेला आ रहा था। तभी उन्होंने एक बुजुर्ग आदमी को देखा जो अपनी लकड़ी को नदी में धो रहे थे। उस बूढ़े को देखकर सुनील उसकी मदद करने के लिए उनके पास गया और उनकी लकड़ी को अपने कंधे पर रख लिया और सही सलामत उनके घर पहुंचा दिया। सुनील की ईमानदारी को देखकर बूढ़ा बहुत खुश हुआ और उसने फिर सुनील को एक गुफा के बारे में बताया और कहा तुम उस गुफा में जाओ, तुम्हें वहाँ पर 4 आदमी मिलेंगे और उनके पास एक जादुई चक्की मिलेगी, वो तुम लेकर अपने घर चले जाना। फिर सुनील ने कहा मैं जादुई चक्की का क्या करूँगा, मुझे चक्की की कोई जरूरत नहीं है। सुनील उस बुजुर्ग की बात मानकर फिर उस गुफा में चला गया। गुफा में जाने के बाद फिर सुनील ने वो चक्की उनसे ले ली। फिर उन्होंने सुनील से यह कहा कि यह एक जादुई चक्की है, यह आपकी सभी परेशानियों को खत्म कर देगी। अगर आपको कुछ चाहिए तो इस चक्की से बोल देना, ये आपकी सारी इच्छा पूरी कर देगी। बस एक बात का ध्यान रखना, जब इस चक्की से मांगी हुई चीज मिल जाए तो उसे लाल कपड़े से ढक दे। यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो यह चक्की आपके घर से गायब हो जाएगी। सुनील चक्की को अपने घर ले गया और फिर उसने कहा चक्की मुझे नमक की जरूरत है और चक्की ने फिर नमक का बहुत बड़ा ढेर लगा दिया। अब भी उसे इस घटना पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं हो रहा था। तब सुनील फिर उस चक्की से आटा, तेल, शक्कर, साबुन सब निकालने लगा। वो अपने घर का सारा जरूरत का सामान फिर उस चक्की से निकालने लगा। अब उसके पास में सारी अच्छी जरूरत के सामान आने लग गए हैं। अब वह अपने गांव में सबसे ज्यादा अमीर हो गया, यहाँ तक कि उनके भाई सुनील से भी ज्यादा अमीर हो गया। अनिल सुनील की कामयाबी को देखकर हैरान हो गया। अनिल को शक हुआ कि इसकी कामयाबी इतनी जल्दी कैसे हो गई। रोज वह सुनील के घर जाकर देखता कि उसके घर में क्या क्या हो रहा है। एक दिन उसने वह चक्की चलाते हुए उसके भाई को देख लिया और अपने भाई की कामयाबी का फिर उसने पता लगा लिया। और एक दिन रात को फिर अनिल ने सुनील के यहाँ से उस जादुई चक्की को चुरा लिया और अपना घर बार छोड़कर एक नाव को खरीद लिया और अपने घर का सारा जरूरत के सामान को लेकर नाव पर चढ़ गया। अनिल की पत्नी अपने मन में कुछ कहने के लिए कब से बेकरार थी। अच्छा मौका देखकर उसने कहा कि एक चक्की के लिए अपना घर बार सब छोड़ दिया। फिर वह पति पत्नी नाव को लेकर आगे जाने लगे। फिर भी उसकी पत्नी परेशान थी। आगे जाकर अनिल ने कहा अपनी पत्नी से कि मैं तुम्हें कुछ बताता हूँ और सुनो। अनिल ने चक्की पर से लाल कपड़ा निकाला और कहा चक्की यहाँ पर नमक का ढेर लगा दो। पर अनिल को उसको बंद करना नहीं आता था। नमक का ढेर बढ़ता गया और फिर नाव उसमें पूरी डूब गई। तभी तो कहते हैं कि समुद्र का पानी खारा क्यों है। क्या वो चक्की अभी तक के उसमें चल रही है। इस कहानी से ये पता चलता है कि कभी भी किसी चीज का लालच नहीं करना चाहिए, क्योंकि लालच आपको पूर्ण विनाश की तरफ ले जाता है। इसके लिए लालच नहीं करना चाहिए। इसीलिए बच्चों जो है उसमें खुश रहो। और चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो। शेरू रेलवे स्टेशन पर गार्ड था। एक रात आखिरी ट्रेन के बाद उसे लगा कि कोई उसे देख रहा है। कई दिनों तक उसे डर लगता रहा। एक दिन उसने बेंच पर एक बूढ़े आदमी को देखा जिसने कहा मैं उस ट्रेन का इंतजार कर रहा हूँ जो मुझे घर ले जाए। फिर वह गायब हो गया। अगली रात स्टेशन की घड़ी 12 बजे रुक गई। ठंडी हवा चलने लगी और लाइट्स बार बार बंद होने लगी। बूढ़ा फिर आया। उसकी आंखें लाल थीं। उसने कहा अब तुम भी यहीं रहोगे। शेरू के पैर जैसे जमीन से चिपक गए। उसकी चीखें कोई नहीं सुन
सुन पाया। सुबह शेरू की टोपी और खून से सना रुमाल मिला, लेकिन वह खुद गायब था। अब लोग कहते हैं जो भी उस स्टेशन की आवाजें सुनता है वह वापस नहीं आता। एक छोटे गांव में एक पुरानी झोपड़ी थी जिसे लोग डरावनी मानते थे। गांव के लोग कहते थे कि रात में वहां आत्मा दिखती है। शेरू नाम का एक युवक जो इन बातों को अफवाह मानता था, रात में झोपड़ी में जाने का साहस करता है। रात के अंधेरे में जब शेरू झोपड़ी में पहुंचा तो उसने अजीब सी ठंडक और एक बूढ़ी औरत की हंसी सुनी। उसने पलट कर देखा तो एक सफेद साया उसके सामने था। शेरू की सांसें तेज हो गईं, लेकिन वह हिला भी नहीं। साया धीरे धीरे उसके करीब आने लगा और उसे पकड़ लिया। सुबह लोग शेरू को बेहोश पाए। होश में आने के बाद भी शेरू ने उस रात की घटना किसी को नहीं बताई और गांव छोड़ दिया। शेरू पाइनएप्पल की खेती करता था। उसका खेत गांव से दूर जंगल के पास था, जहां रात में कोई नहीं जाता था। एक दिन उसे खेत में एक टूटी हुई गुड़िया मिली। वह उसे घर ले आया, लेकिन उसी रात अजीब अजीब बातें होने लगी। गुड़िया की आंखें चमकने लगी और दरवाजे के पास अजीब आवाजें आने लगी। जब शेरू ने देखा तो खेत में एक परछाई दिखी जो धीरे धीरे उसकी ओर आ रही थी। अगली रात घर के अंदर चलने की आवाजें सुनाई देने लगी। शेरू ने देखा कि गुड़िया बिस्तर के पास खड़ी थी और उसकी आंखों से खून बह रहा था। डरते हुए शेरू ने गुड़िया को खेत में दफनाने की कोशिश की। तभी पीछे से एक डरावनी औरत की आवाज आई, तूने मेरी गुड़िया को छुआ है, अब वह तुझे नहीं छोड़ेगी। शेरू डरकर भाग गया और फिर कभी वापस नहीं लौटा। चिंटू अपनी साइकिल से गांव जा रहा था जब उसे रास्ते में एक लड़की ने रुकने का इशारा किया। उसने कहा, भैया क्या आप मुझे थोड़ी दूर तक ले चल सकते हो? चिंटू ने उसे साइकिल पर बैठा लिया और दोनों आगे बढ़ने लगे। जैसे ही वे जंगल के पास पहुँचे, वातावरण अचानक बदल गया। पेड़ अजीब तरीके से हिलने लगे और दूर कहीं से भयानक चीखने की आवाजें आने लगी। लड़की का चेहरा विकृत हो गया, उसकी आंखें काली हो गईं और उसके नाखून लंबे और नुकीले हो गए। अचानक वो हवा में उठ गई और चिंटू की तरफ झपटने लगी। उसने डर के मारे साइकिल मोड़ने की कोशिश की, पर साइकिल के पहिए जमीन से चिपक गए थे। तभी पेड़ों के बीच से लाल आंखों वाले साए उभरने लगे। किसी तरह चिंटू भागकर गाँव पहुँच गया। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक जरूर करें। आपका साथ जरूरी है।